जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम मित्रों। आज की कक्षा में हम बात करेंगे व्याकरण के परिचय की। जैसा कि आप सभी को पता है, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्याकरण के अनेक घटकों की जानकारी आपसे ली जाती है। व्याकरण के घटकों का ज्ञान तो हमें होता है, लेकिन व्याकरण का परिचय का बोध हमें नहीं हो पाता। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे व्याकरण के परिचय की। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मैं सुरेंद्र जांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी कक्षा नव हिंदी प्रभा में। यदि व्याकरण के परिचय की बात की जाए मित्रों, तो व्याकरण शब्द वी धन आ धन करण से बना है। व्याकरण शब्द वी धन आ धन करण से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति, भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। कई बार व्याकरण की परिभाषा की चर्चा भी की जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। यदि भाषा के संदर्भ में हम व्याकरण देखें, भाषा के संदर्भ में हम व्याकरण की चर्चा करें, तो सर्वप्रथम हमें पुनः लौटना पड़ेगा भाषा पर। हमने विगत कक्षा में बात की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। जैसे हम बोले राम, जब हमने राम बोला तो यहाँ 4 वर्ण हैं, रे, आ, मैं, ए। और यदि केवल हम ये बोल रहे हैं, हमने लिखा नहीं है, केवल हम बोल रहे हैं, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसका रूप हो जाएगा मौखिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में जो है वो है ध्वनि है। ध्वनि के बाद में बात आती है वर्ण की। वर्ण भी मित्रों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह भी सबसे छोटी इकाई। लेकिन इसका रूप बदल जाता है, इसका रूप हो जाता है लिखित। लिखित रूप में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो हो जाती है वर्ण। यहां हमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि वर्ण कहते किसे हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप, ध्वनि के लिखित रूप, ध्वनि को यदि लिख दिया जाए, लिखित रूप, लिखित रूप लिपि चिह्न, लिपि चिह्न, ध्वनि के लिखित रूप लिपि चिह्न को वर्ण कहते हैं। अब हमारे जहन में बात आती है कि लिपि चिह्न क्या होते हैं। लिपि चिह्न अर्थात संकेत चिह्न। लिपि चिह्न से तात्पर्य संकेत चिह्न। जैसे कई बार हम कक्षा में बैठे रहते हैं, अध्यापक जी हमारी तरफ ऐसे इशारा करते हैं, अर्थात ये एक संकेत था जिससे हम चुप रह जाते हैं। हमने विगत कक्षा में बात की, एम्पायर जी एक अंगुली खड़ी करते हैं, इसका मतलब जो बल्लेबाज था वो आउट हो चुका है, मतलब ये भी संकेत था। तो इसी प्रकार से जो वर्ण होते हैं ये लिपि चिह्न होते हैं। जैसे मुंह में से निकलने वाली क नाम की ध्वनि को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है, च नाम की ध्वनि को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है, ए नाम की ध्वनि को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। जब इन संकेत चिन्हों के द्वारा ध्वनि को अभिव्यक्त किया जाता है तो ये संकेत चिन्ह ही कहलाते हैं वर्ण। और हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ध्वनि अलग है तो लिपि चिन्ह अलग होता है। ध्वनि अलग है तो लिपि चिन्ह अलग होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में क के लिए के नाम के लिपि चिन्ह की चर्चा भी होती है, इसके लिए सी का प्रयोग भी होता है, और इसी क की ध्वनि के लिए क्यों का प्रयोग भी होता है। आज तक हम सभी ने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है, लेकिन ऐसा कोई गोल्डन रूल, ऐसा कोई नियम हमारे सामने नहीं आया कि यहां तो क के लिए के लिखा जाएगा, यहां क के लिए सी लिखा जाएगा और यहां क के लिए क्यों लिखा जाएगा। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, रूप हो जाता है लिखित, और वर्ण कहते किसे हैं, लिखित रूप लिपि चिह्न वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जो संकेत चिह्न हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण मिलकर बनाते हैं शब्द। वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कहा जाता है
ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहां हमने ध्वनि भी लिखा है और यहां हमने वर्ण भी लिखा है, क्योंकि हम बोलेंगे तो रूप हो जाएगा मौखिक और लिखेंगे तो रूप हो जाएगा लिखित। अर्थात ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक ऐसा समूह जिसका निश्चित कुछ ना कुछ क्या निकले, अर्थ निकले। जैसे हम यहां लिख सकते हैं, हमने लिखा महाराणा, हमने लिखा महाराणा, हमने लिखा चेतक, मेवाड़। ये सभी शब्द हैं क्योंकि इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जब हम महाराणा लिखते हैं तो एक उपाधि का बोध हमें होता है, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का बोध होता है, और मेवाड़ एक राज्य विशेष, एक क्षेत्र विशेष की जानकारी हमें मिलती है। तो ध्वनियों या वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसे ही शब्द कहते हैं। यदि समूह ऐसा है जिसका अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं होगा। जैसे हम यहां ये लिख दें कटचे वाड़ में, तो ये शब्द नहीं है। ये शब्द इसलिए नहीं है, इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं होता। फिर शब्द मिलकर बनाते हैं वाक्य। वाक्य के बारे में मित्रों हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो वक्ता की बात को पूर्णतः प्रकट करे। शब्दों का ऐसा समूह जो वक्ता की बात को पूर्णतः प्रकट करे उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे हम यहां लिखें महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहते हैं। महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहते हैं। मित्रों मैंने ये नहीं लिखा यहां कि कहते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप का विचार आज भी हमारे हृदय में ज्यों का त्यों जीवित है, इसलिए हमने ये लिखा महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहते थे। जब हमने ये लिखा तो ये एक वाक्य हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा वाक्य। वाक्य की परिभाषा को पुनः हम दोहराएं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो वक्ता की बात को पूर्णतः प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ एक बात पूरी स्पष्ट हो रही है, बल्कि कई बार कुछ शब्दों के ऐसे समूह हमारे सामने परिलक्षित होते हैं जिनमें पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता। जब पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता तो वो वाक्य नहीं होकर वो वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे हम कह दें कि महाराणा बनना, युद्ध लड़ना, दो शब्दों के समूह लिखे हमने, महाराणा बनना और युद्ध लड़ना। यहां पर एक भी बात स्पष्ट नहीं हो रही कि महाराणा कौन बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा। जब पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो ये वाक्य नहीं है, ये कहलाएगा वाक्यांश, वाक्य का अंश। युद्ध लड़ना, युद्ध कौन लड़ेगा, कब लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किससे लड़ेगा, कहां लड़ेगा, इनमें से एक बात स्पष्ट नहीं हो रही तो ये भी कहलाएगा वाक्यांश। तो हम पुनः कह दें कि शब्दों का ऐसा समूह जो वक्ता की बात को पूर्णतः प्रकट करे उसे कहा जाएगा वाक्य। अब यदि हम व्याकरण की चर्चा करें तो यहीं से हमारी व्याकरण निकल जाती है। किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इटैलिक हो, किसी भी भाषा में वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक के नियमों व रचनाओं का अध्ययन, नियमों व रचनाओं का जो अध्ययन होता है यही व्याकरण कहलाता है। जी हां मित्रों, पुनः सुनिए, व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण, उसके बाद में शब्द और उसके बाद में वाक्य, यही व्याकरण है।
ध्वनि को व्याकरण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि व्याकरण जो है वो लिखित रूप में है, न कि मौखिक रूप में। हालांकि दोनों हैं एक ही, लेकिन ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में है। यहां व्याकरण के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देख सकते हैं। पहली बात, हिंदी भाषा में व्याकरण शब्द पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में व्याकरण शब्द पुल्लिंग है। जी हाँ मित्रों, कई बार हम सामाजिक बोलचाल के कारण व्याकरण को स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे कि अपने समाज में प्रतीत है, कई बार बच्चों से कहा जाता है कि व्याकरण कहलाती है, व्याकरण होती है, ये व्याकरण कहलाती है, व्याकरण होती है। इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग यदि हम व्याकरण शब्द के लिए कर रहे हैं तो वह शब्द, वह वाक्य वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण शब्द हिंदी भाषा में पुल्लिंग है, जबकि संस्कृत में यदि हम चर्चा करें, संस्कृत में जो व्याकरण शब्द है वो नपुंसकलिंग है। संस्कृत भाषा में व्याकरण शब्द नपुंसकलिंग है। अगली बात, व्याकरण के ज्ञाता को, व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। अनेक भर्ती परीक्षाओं में वाक्यांश के लिए एक शब्द में इस बात का जिक्र किया जाता है, इसे स्टार रेटिंग वाली बात भी हम कह सकते हैं कि व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। ये व्याकरण के संदर्भ में कुछ बातें। आगे यदि हम बात करें व्याकरण की अन्य महत्वपूर्ण बातों की, तो व्याकरण को भाषा का, व्याकरण जो है वो भाषा का मेरुदंड, भाषा का मेरुदंड कहलाती है, कहा जाता है। व्याकरण भाषा का मेरुदंड है। मेरुदंड से तात्पर्य है रीढ़ की हड्डी। जिस प्रकार से हमारा शरीर टिका हुआ है रीढ़ की हड्डी पर, यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो हमारे शरीर में कुछ भी हलचल, मतलब हम चल उठ बैठ नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से व्याकरण के बिना भाषा का भी कोई औचित्य नहीं है। अगली बात, षड वेदांग में कई बार इतिहास में भी इस चीज की चर्चा कर ली जाती है। षड वेदांग में व्याकरण को वेद पुरुष का, वेद को एक पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया वहां, और वेद पुरुष का मुख्य बताया गया है षड वेदांग में व्याकरण को, कि व्याकरण वेद पुरुष का मुख्य है। यदि इसी के साथ ही हम अन्य वेदांग और उनके कतिपय अंगों की चर्चा करें तो यहां जो आंख है वो ज्योतिष को बताई गई है, जो कान है वो निरुक्त है, जो नाक है वो शिक्षा है, और मुख व्याकरण है, हाथ जो है वो कल्प है, और पैर है छंद। ये षड वेदांग है और इनमें व्याकरण को वेद पुरुष का मुख्य स्वीकार किया गया है। आगे यदि अपन बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि व्याकरण के विभाग, व्याकरण के विभाग। यदि व्याकरण के विभागों की चर्चा करें मित्रों, तो कुछ समय पहले हमने जो चर्चा की उसे हम दोहरा देते हैं। हमने ये कहा कि किसी भी भाषा में वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक के नियमों व रचनाओं का अध्ययन ही व्याकरण कहलाता है। जब वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक के नियमों व रचनाओं का अध्ययन व्याकरण कहलाता है, तो व्याकरण का पहला जो विभाग है वो वर्ण विचार। वर्ण की जगह हम ध्वनि भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे भी और हम लिखेंगे भी। जब हम बोलेंगे तो ध्वनि है, और जब हम लिखेंगे तो वर्ण है, वर्ण या ध्वनि विचार। व्याकरण का दूसरा विभाग शब्द साधन या शब्द विचार, और व्याकरण का तीसरा और अंतिम विभाग जो है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार। व्याकरण के पहले विभाग वर्ण या ध्वनि विचार के अंतर्गत
वर्णों के आकार अर्थात जो लिपि चिह्न है उनके आकार, उनके उच्चारण स्थान तथा उनके मेल से शब्द रचना का ज्ञान प्रदान किया जाता है। व्याकरण का जो द्वितीय विभाग है शब्द विचार, इसमें शब्द के भेद, रूप, रूपांतरण और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार की चर्चा की जाती है। व्याकरण के तीसरे और अंतिम विभाग के अंतर्गत, जिसका नाम वाक्य विचार है, उसके अंतर्गत वाक्य की बनावट और वाक्य के जो अवयव हैं उनका परस्पर संबंध व वाक्य के प्रकार की चर्चा की जाती है। ये वाक्य के जो विभाग हैं वो 3 विभाग हैं। आगे यदि हम चर्चा करें व्याकरण के लाभ, व्याकरण के लाभ कि व्याकरण शिक्षा क्यों दी जाती है। भाई हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। आज हम पढ़ रहे हैं, हमें आवश्यकता है तब हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से व्याकरण के कुछ लाभ भी हैं। व्याकरण के पहले लाभ की यदि हम चर्चा करें तो व्याकरण से भाषा रचना, उसकी व्युत्पत्ति और उसकी स्पष्टता की जानकारी मिलती है। भाषा रचना, व्युत्पत्ति और स्पष्टता की जानकारी हमें प्राप्त होती है व्याकरण के द्वारा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण के द्वारा, और किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए हमें आवश्यक होता है उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि भाषा का मेरुदंड कहलाता है व्याकरण। व्याकरण के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें यदि हम देखें तो कई बार कुछ लेखक रस, छंद व अलंकार, कुछ लेखक व्याकरण के अंतर्गत रस छंद व अलंकार की चर्चा भी कर लेते हैं, जो कि उपयुक्त नहीं है। अब ये उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि व्याकरण भाषा पर आधारित है और हिंदी भाषा के 2 रूप हैं, गद्य और पद्य, और ये रस छंद अलंकार जो है वो पद्य से संबंधित है। रस छंद अलंकार जो है जो वो पद्य से संबंधित है। जब पद्य से संबंधित है तो इन्हें साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है, न कि व्याकरण के अंतर्गत। ये है व्याकरण का परिचय। अब इस बिंदु के अंतर्गत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहां से लगभग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि उन प्रश्नों की हम चर्चा करें तो पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। यदि मित्रों हमसे प्रश्न किया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और विकल्प में ध्वनि भी हो और वर्ण भी हो, तो प्रथम वरीयता के रूप में हम स्वीकार करेंगे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि, क्योंकि भाषा जो है वो मौखिक रूप में शुरू होती है न कि लिखित रूप में। जैसा कि हमने पहले की कक्षा में जिक्र किया कि भाषा शिक्षण के 4 सोपान हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि पूछी जाए तो ध्वनि पहली वरीयता का उत्तर होगा। यदि ध्वनि विकल्प में नहीं है तो हम वर्ण स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कई बार किया जाता है कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। यदि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए मित्रों, तो यहां हम स्वीकार करेंगे एक ही उत्तर और वो रहेगा वर्ण, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी भाषा में वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक के नियमों व रचनाओं का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। अर्थात मौखिक रूप में व्याकरण नहीं है। व्याकरण का जो मूल स्वरूप है वो लिखित रूप में है। जब व्याकरण का मूल स्वरूप लिखित रूप में है तो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। अगला प्रश्न, प्रयोग व अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम व सार्थक इकाई। प्रयोग व अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई। यदि मित्रों हमसे प्रयोग व अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई पूछी जाए तो हमारा उत्तर रहेगा शब्द। क्यों? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो गई, लिखित रूप में वर्ण हो गई।
लेकिन ध्वनि और वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हमने यहां लिख दिया कि लय, जब हम लय लिखते हैं तो क्या इससे कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है? हमने यहां लिख दिया तय, हमने यहां लिख दिया ए, ये जो वर्ण हमने लिखे हैं इनसे कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। जबकि हम यहां लिखें राम प्रसाद, जब हम यहां राम प्रसाद लिख रहे हैं तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हमें हो रहा है। तो प्रयोग व अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई जो है वो शब्द है। ये आज की कक्षा में हमने देखा मित्रों व्याकरण का परिचय। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी भाषा में व्याकरण के अंतर्गत पहला बिंदु जिसे वर्ण विचार कहा जाता है। यदि आपको आज की कक्षा पसंद आई हो तो आप हमारी कक्षा को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली कक्षा का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम, धन्यवाद।